अस्सलामुअलैकुम सामईन, मुलाहिज़ा कीजिए जासूसी दुनिया बाय इब्न सफ़ी। नॉवेल तस्वीर का दुश्मन पार्ट 3। हमीद अपनी गद्दी से हिलाने लगा, फिर बोला, मैं जनाब का मतलब नहीं समझा। जनाब का मतलब जनाब ही है। मैं अब भी नहीं समझा। कुछ देर बाद समझ जाओगे। फिलहाल ज़रा ये देख तो रहो कि कोई गाड़ी पीछे तो नहीं आ रही है। बहुत बेहतर जनाब, हमीद ने कहा और बैक स्क्रीन से पीछे देखने लगा। गाड़ी ऊंचे नीचे रास्तों पर हिलकोरे लेती आगे बढ़ती रही। हमीद को अफसोस हो रहा था अपनी इस गैर दानिशमंदाना हरकत पर। खामखा बैठ गया था उसकी गाड़ी में। हो सकता है शामती ने आवाज़ की हो। उससे पहले भी अक्सर ऐसी हरकतें जो बेख्याली में सरजद हुई हो उसके लिए परेशानी का बायस बन चुकी थी। उसने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी और सोचा, देखा जाएगा। कर्नल हार्ड स्टोन की तरह कौन एहतियातें बरतता फिरे। टकराओ और फना कर दो या फना हो जाओ। लेकिन फिर ख्याल आया, कहीं यह हिमाकत कर्नल हार्ड स्टोन के लिए दुश्वारियां न पैदा कर दे। वैसे अभी तक फरीदी ने एतराफ़ नहीं किया था कि यह केस बाज़ाब्ता तौर पर उनके हवाले कर दिया गया है। वो तो उसमें दिलचस्पी लेने पर मजबूर हुआ था कि आसिफ ने सारा इल्ज़ाम उसी के सर रख दिया था। बहरहाल अब तो जो कुछ होना था हो चुका। लेकिन अगर वो किसी जाल में फंसकर फरीदी को उन लोगों के बारे में इत्तला ना दे सका तो क्या होगा। जाहिर है कि आसिफ वाला वाक़या हो जाने के बाद से खुद उसने उन लोगों का सुराग खो दिया था। फिर फरीदी उन तक कैसे पहुंच सकेगा। आसिफ के वाक़े के बाद उन्होंने अपनी रिहाइशगाह बदल दी थी। मॉडल कॉलोनी की एक इमारत में क़याम किया था। कुछ देर बाद हमीद ने महसूस किया कि वो ऊँघ रहा है, लिहाजा कई बार आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में घूरना पड़ा। गाड़ी अब तक अंधेरी गलियों में घुसती फिर रही थी। शायद वो शहर पहुंचने के लिए नामानूस रास्ते अख्तियार कर रहा था। बहरहाल वो भटकते रहे। क्या आप इस्तराहत फरमा रहे हैं जनाब? अगली सीट से रूही का डैडी गुर्राया। नहीं जनाब, देख रहा हूँ कि कोई गाड़ी पीछे तो नहीं आ रही। आप ही ने ये खिदमत मेरे सुपुर्द की है। अच्छा अच्छा, मैं समझा था शायद सो गए। नींद आएगी ऐसी सूरत में जबकि मेरी गाड़ी 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 अम्बाला थी। नहीं, आस्टन 48 मॉडल। लाहौल वाला कुव्वत, खटारे के लिए इतने बेचैन हो। खानदानी चीज़ है जनाब, बड़ी मेहनत से मेंटेन की गई है। आप देखते तो ऐसा ना कहते। खैर खैर, मुझे क्या, मैं तो तुम्हें अपनी जल्दबाजी का शाहकार दिखाना चाहता हूँ। वो क्या चीज़ है जनाब, इश्तियाक इतना ना बढ़ाइए कि मेरा दम घुटने लगे। क्या तुम्हारी आवाज़ की मिनमिनाहट पैदाइशी है? मैं आपका मतलब नहीं समझा, हमीद ने गुस्सीले लहजे में कहा। मतलब साफ है, मैं मालूम करना चाहता हूँ कि ये पैदाइशी ऐब है या किसी मर्ज का नतीजा। पैदाइशी है, हमीद ने बहुत ज्यादा गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। तुम्हारी नाक में यकीनन गुदूद होंगे। जहन्नुम में गए तुम और तुम्हारी गाड़ी। मुझे यहीं उतारो, मैं पैदल चला जाऊंगा। मेरी कुव्वत का अंदाजा तो तुम्हें हो ही गया होगा, निहायत सर्द लहजे में कहा गया। और हमीद की रीढ़ की हड्डी में बुरकी रूसी दौड़ गई। लेकिन फिर भी वो जी कड़ा करके बोला, अच्छा तो फिर कुछ नहीं, इसे जहन में रखोगे तो आराम से रहोगे। हमीद कुछ न बोला, सिर्फ होठों पर जुबान फेर कर रह गया। रूही का डैडी भी अब खामोश हो गया था। बिल आखिर मॉडल कॉलोनी आ पहुंची, लेकिन अब जिस इमारत के सामने रुकी थी वो कोई और सी थी। वो इमारत तो हरगिज नहीं हो सकती थी जहां कुछ देर पहले रूही और तौकीर रुके थे। दफतन कार के अंदर रोशनी हो गई और रूही का डैडी मुड़कर हमीद की तरफ देखने लगा। एक पल के लिए हमीद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हें पहले भी कहीं देखा हो, उसने कहा। देखा होगा, हमीद ने लापरवाही से कहा, मैं अक्सर इस होटल में बैठता हूँ। खैर उतरो नीचे। हमीद गाड़ी से नीचे उतर आया। वो भी अगली नशिस्त का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया था। मेरे साथ आओ, उसने एक जानिब बढ़ते हुए कहा। फिर वो दोनों पैदल ही चल पड़े। कार वहीं रह गई थी जहाँ रोकी गई थी। तुम सब कुछ खामोशी से देखोगे? रूही का डैडी बोला। क्या खामोशी से देखूंगा? वही जो कुछ नजर आए। अगर मनाजर ने मुझे कुत्तों की तरह भौंकने पर मजबूर ना कर दिया तो खामोशी ही से देखूंगा। क्या मतलब? बाज मनाजर मुझे खोपड़ी से बाहर कर देते हैं। मसलन ये कि अगर मैं किसी को बिरयानी या रायता खाते देख लेता हूँ तो बेख्तियार यही जी चाहता है कि उसकी एक चपत रसीद करके प्लेट छीन लूं। यूं साहब, वजह तो आज तक मेरी समझ में ना आ सकी। कोई नफसियाती गिरा होगी, मिसाल के तौर पर लाशऊर। मैं लाशऊर को नहीं मानता जनाब। ये कोई पीर या फकीर नहीं है। लाशऊर जहन के उस हिस्से को कहते हैं
बस बस, वो हाथ उठाकर बोला। मुझे नफ्सियात से चिढ़ है, क्योंकि अब हर किस नाकिस थोड़ी सी नफ्सियात पढ़कर माहिर नफ्सियात होने का दावा करने लगता है। हमीद ने सोचा, वैसे भी उसे ज्यादा ना बोलना चाहिए, हो सकता है कोई ऐसी बात जुबान से निकल जाए जिसकी बिना पर उस पर किसी किस्म का शुबा करने लगे। खुदा खुदा करके वो वक्त तो आया कि वो उन हंगामा परवरों से इतना करीब हो गया है। फिर खामोशी से चलते हुए वो इस इमारत तक आ पहुंचे जिसके सामने रूही ने कार रोकी थी। हम बहुत आहिस्तगी से अंदर दाखिल होंगे, रूही का डैडी चुपके से बोला। आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं? खामोशी से मेरे हुक्म की तामील करो, मैं तुम्हें अपनी जल्दबाजी का नतीजा जरूर दिखाऊंगा। मैं नहीं देखना चाहता। तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बात मेरी जुबान से निकल गई थी। कोई जबरदस्ती है? मैं इसी का आदी हूँ कि जो कुछ मेरी जुबान से निकले जरूर पूरा हो। खुदा बंदा, कहीं मैं किसी पागल के हत्थे तो नहीं चढ़ गया हूँ? शट अप, जान से मार दूंगा, रूही का डैडी गुर्राया। चलिए जनाब, हमीद ने खौफजदा होने की एक्टिंग की। फाटक से गुजरकर वो कंपाउंड में दाखिल हुए। पंजों के बल चलो, जरा सी भी आवाज नहीं होनी चाहिए, रूही का डैडी आहिस्ता से बोला। हमीद बेचूनो चुरा वही करता रहा जो कहा जा रहा था। वो बैरूनी बरामदे में दाखिल हुए। रूही के डैडी ने हैंडल घुमाकर एक दरवाजा खोला। अंदर गहरी तारीकी थी। मेरे शाने पर हाथ रखे चले चलो, रूही के डैडी ने सरगोशी की। हमीद ने कान दबाकर उसके कहने पर अमल किया। रूही का डैडी बेआवाज चल रहा था और उसके बाएं बाएं शाने पर हमीद का दाहिना हाथ। मैं सिगरेट सुलगा लूं? बहुत देर से नहीं पिया, हमीद ने आहिस्ता से पूछा। ऐसी हिमाकतों की तरफ से आंखें बंद कर लो। बंद ही समझो, अंधेरे में क्या सुझाई देता है। ठहरो, देखो अब हम यहाँ से जीनों पर चढ़ेंगे, मोहतात रहना। यार, किस अजाब में फंस गया हूँ, हमीद ने झंझलाहट का मुजाहरा किया। बस जरा ही सी देर में तुम काफी सुकून महसूस करोगे। जीने तय करके वो एक बालकनी में पहुंचे। शायद उस तरफ एक ही लाइन में कई कमरे थे। एक कमरे की खिड़की के शीशे रोशन नजर आए। रूही के डैडी ने हमीद का हाथ दबाया, जिसका मतलब शायद यही था कि अब और ज्यादा एहतियात से काम लिया जाए। फिर वो उसे वहीं रोककर आगे बढ़ा और रोशन नजर आने वाली खिड़की से कमरे के अंदर झांकने लगा। कुछ देर बाद उसके इशारे ही पर हमीद खिड़की के करीब गया था। कमरे के अंदर का मंजर खुदा की पनाह। रूही कम से कम कपड़ों में थी। उससे थोड़े फासले पर तौकीर बैसाखी के सहारे खड़ा था। उसकी आंखें अजीब सी हो रही थीं, चेहरा सुर्ख था। आओ ना, रूही ठुनकी। वो आगे बढ़ा और रूही हंसती हुई पीछे हट गई। कमरे का चक्कर काट कर रूही फिर एक गोशे में रुक गई। दोनों के दरमियान खासा फासला था। आओ ना, रूही फिर ठिनकी। तौकीर हाँ पर रहा था। वो फिर आगे बढ़ा। रूही फिर बड़े फुर्तीलेपन का मुजाहरा कर रही थी। अक्सर बिल्कुल उसके करीब से निकल जाती और वो हाथ फैलाए रह जाता। एक बार ऐसे ही मौके पर उसने बैसाखी को ठोकर मारी और बैसाखी तौकीर की बगल से निकलकर कुछ दूर तक फर्श पर फिसलती चली गई और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। इस बार हमीद ने उसके चेहरे पर शदीद तरीन झंझलाहट के आसार देखे। ऐसा मालूम होता था जैसे उसकी मुतशिन उंगलियां फर्श का प्लास्टर उखाड़ देंगी। रूही दूर खड़ी इठला इठला कर हंस रही थी। रूही, वो भर्राई आवाज में बोला। आओ ना, इस बार रूही के लहजे में संजीदगी थी। वो चंद लम्हे रूही को घूरता रहा, फिर किसी बेबस कुत्ते की तरह उसकी तरफ घिसटने लगा। जैसे ही करीब पहुंचा वो उछलकर पीछे हट गई। न सिर्फ पीछे हटी बल्कि बैसाखी भी उठाती लेती चली गई। रूही, वो हलक फाड़ कर चीखा, लेकिन रूही का कहकहा उसकी चीख पर भी भारी पड़ा था। वो फर्श पर कोहनियां टिकाए हाँफता रहा। कुछ देर बाद रूही फिर उसके करीब आई और सराहने बैठकर उसका सर सहलाने लगी। वो फर्श पर सर डाले पड़ा था। कुछ देर बाद उसने सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। अरे, तुम रो रहे हो? मेरी तरफ देखो। हाय, ये आंसू तौकीर नहीं, इन आंसुओं को उसी तरह पलकों पर थरथराने दो। रूही, वो घुटी घुटी सी आवाज में बोला। नहीं, मैं अपने इरादे में अटल हूँ। बैसाखी इस्तेमाल किए बगैर मुझे पकड़ लो तो। रूही, वो हलक फाड़ कर चीखा और रूही फिर उछलकर पीछे हट गई। हमीद इस तरह महव था कि गर्दोपेश की खबर ना रही। खुद उसकी सांस भी फूलने लगी थी। दफतन रूही के डैडी ने उसके शाने पर थपकी दी और वो उछल पड़ा। आओ चलें, वो उसका हाथ पकड़कर एक तरफ खींचता हुआ आहिस्ता से बोला। वो उसे इसी तरह थका थका कर बेहाल कर देगी। हमीद की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे उस मौके पर या इस जुमले पर किस तरह इजहार ख्याल करना चाहिए। वो इसके साथ चलता हुआ इमारत के एक दूर उफ्तादा गोशे में आया। रूही के डैडी ने स्विच दबाकर वहां रोशनी कर दी। एक छोटा सा कमरा था जिसकी फिजा किसी तहखाने की घुटी घुटी फिजा से मुशाबा थी। ये था मेरी जल्दबाजी का शाहकार, उसने गंभीर लहजे में कहा।
मेरी तो अक्ल ही खप्त हुई जा रही है जनाब आली, ये क्या इसरार है। हमीद ने अब होठों पर जुबान फेर कर कहा। बैठ जाओ। रूही के डैडी ने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। हमीद ने बैठते हुए तवील सांस ली और जेब में सिगरेट का पैकेट तलाश करने लगा। वो मेरी लड़की है और मैंने कुछ ऐसी जल्दी में उसकी तरबियत की है कि अब मेरे लिए ही मुसीबत बन गई है। जनाब, अब तो आपकी बातें भी मेरी समझ में नहीं आ रही, हमीद ने कहा। भला जल्दी में तरबियत क्यों कर होती है? बस क्या बताऊं, ऐसा समझ लो मेरा रवैया इसके साथ हमेशा से ये रहा है जैसी मेरी ट्रेन छूटने वाली है। इधर आया इधर गया, मैं इसकी तरफ खास तवज्जो नहीं दे सका। इतनी जरा सी बात बताने के लिए आप मुझे यहाँ लाए हैं। तुम इसे इतनी जरा सी बात कह रहे हो, फिर क्या कहूँ? अरे वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई है, उसे सिर्फ लंगड़े पसंद आते हैं, सिर्फ लंगड़ों से उसकी दोस्ती है। मुझे खौफ है कि कहीं वो किसी लंगड़े ही से शादी ना करने पर अड़ जाए। वो लंगड़ा कौन था? उसका दोस्त। आप किस तरह बर्दाश्त करते हैं ये सब कुछ? ऐसा बाप भी मैंने आज तक नहीं देखा। जवानी में मैं भी बहुत आवारा था, अब किस मुंह से उसे रोकूं? बड़ी अजीब बात है। अजीब वजीब कुछ भी नहीं। इस हाथ दे इस हाथ ले। जाहिर है जवानी में जिन नजरियात के तहत मैंने अपनी आवारगी का जवाब पैदा किया था, इसी तरह उसके कुछ नजरियात वो भी रखती होगी। लेकिन ये रुझान, खुदा की पनाह, मुझको बेचारे लंगड़े पर रहम आ रहा था। मैं भी नफ्सियात का तालिब इल्म रह चुका हूँ, लेकिन आज तक कोई ऐसा केस मेरी नज़र से नहीं गुजरा। कैसा केस? किसी अपाहिज की बेचारगी से महजूज होना। वाकई ये बड़ी अजीब बात है, रोही का डैडी पुरतशवीश अंदाज में सर हिलाकर बोला। और हमीद उसे इस तरह देखने लगा जैसे वो भी कोई अजूबा है। कुछ देर बाद उसने कहा, आखिर लंगड़े ही क्यों? मैं खुद नहीं समझ सकता। सख्ती से रोकिए, आइंदा किसी लंगड़े से न मिलने दीजिए। रो रो कर जान दे देगी। मर ही जाना चाहिए ऐसी औलाद को। शट अप। तुम एक बाप से कह रहे हो ऐसी बात? साथ ही बाप को भी मर जाने का पूरा पूरा हक हासिल है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? हड्डियां पसलियां तोड़कर रख दूंगा। ऐसे मनाजर देखने से तो यही बेहतर है कि मैं हड्डियों और पसलियों का ढेर बन जाऊं। क्या बात है, साहबजादी लंगड़े से शगल फरमा रही हैं और आप मुझे बोर कर रहे हैं। चले जाओ यहाँ से। पैदल? मैं सचमुच वो मुट्ठियां भींच कर रह गया, जुमला भी पूरा न कर सका गुस्से की ज्यादती की बिना पर। अगर तुम मेरे बाप होते तो मैं तुम्हें गोली मार देता, समझे? क्यों? वो गुर्राया। तुम जैसे नामाकूल बापों ने ही ये बास्टर्ड सोसाइटी पैदा की है, अपने कल्चर की एक भी सही सलामत ना रहने दी। अभी अभी तुमने उस जिगर पारा के जिस्म पर जो लिबास देखा, बर्दाश्त किया था, क्या तुम्हारे बाप तुम्हारी बहन के जिस्म पर बर्दाश्त कर सकते? खामोश रहो दकियानूस के बच्चे, तुम पढ़े लिखे जाहिल मालूम होते हो। फिर क्यों न मगरबी अक़वाम से पीछे रह जाओ। जी हाँ, उसी लंगोटी ही की वजह से तो मगरबी अक़वाम आगे है हमसे, हमीद जलकर बोला। क्या मतलब? ख्वातीन की कम लिबासी ही उन्हें चांद पर ले जा रही है। सोचते होंगे जब ये तो जमीन के चांद ऐसे हैं तो वो चांद कैसा होगा जिसे लंगोटी भी मैसर नहीं। होश में रहो, तुम जानते हो तुम किससे बातें कर रहे हो? मैं नहीं समझा। सर फजल मजीद ऑफ बोंगा स्टेट। आई एम वेरी सॉरी सर, ये बोंगा स्टेट कहाँ है? शुमाली पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान। ना हुई मेरी स्टेट खाल खिंचवा लेता लंगड़े की। शट अप। उसने हमीद का गिरेबान पकड़कर झटका दिया। इतना ही जबरदस्त झटका था कि वो हमीद कुर्सी से उठता चला गया। साथ ही कनपुटी पर एक हाथ भी पड़ा था। हमीद को ऐसा महसूस हुआ जैसे सर से शोहाबे साकिब का कोई टुकड़ा टकराया हो। आंखें बंद होती चली गईं। पता नहीं कितनी देर तक दोनों हाथों से सर थामे रहा था। उसका जिस्म गोया फिजा में चकराता हुआ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद आंखें खोली और खुद को पसीने से नहाया हुआ भी महसूस किया। सर फजल फजल मजीद सामने खड़ा उसे खूंखार नजरों से घूरे जा रहा था। उठो, उसने गुर्रा कर कहा। हमीद चुपचाप वहां से उठ गया। उसकी ताकत को तजुर्बा भी हो चुका था, इसलिए कोई गैर दानिशमंदाना फैसला ना कर सका। चले जाओ, अगर फिर कभी शक्ल दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हमीद चुपचाप दरवाजे की तरफ मुड़ गया। ठहरो। हमीद रुक गया। तुम 1 घंटे के बाद हमें यहाँ ना पाओगे, इसलिए पुलिस स्टेशन तक जाने की जहमत ना करना। हमीद कुछ न बोला। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे सिविल सर्वेंट हमें झुककर सलाम करते हैं, बस निकल जाओ। हमीद चल पड़ा। उकब से सर फजल टॉर्च की रोशनी में उसे रास्ता दिखा रहा था, क्योंकि इमारत के दूसरे हिस्से बिल्कुल तारीक थे। हमीद को अच्छी तरह याद नहीं कि वो बाहर की खुली फिजा में कितनी देर बाद पहुंचा था।
सरफजल इमारत से बाहर नहीं आया था। सड़क पर चंद कदम चलकर हमीद फिर रुक गया। गुस्से के मारे उसका सारा जिस्म झुलसा जा रहा था। फिर यकबैक उसके जहन में एक खास किस्म की कुलबुलाहट हुई। गालिबन वही पुरानी छपकली मुतहर्रिक हुई थी जो उसे आंखें बंद करके अंधे कुएं में भी छलांग लगाने पर मजबूर कर देती थी। उसने सोचा कि वो सरफजल मजीद आफ बोंगा स्टेट ही की गाड़ी में क्यों न ले भागे। उस ख्याल के तहत वो बड़ी तेज रफ्तारी से उस तरफ चल पड़ा था जहां सरफजल ने गाड़ी खड़ी की थी। इतनी तेज रफ्तारी से चला था कि वहां तक पहुंचते पहुंचते सांस फूल गई और वहां पहुंचकर तो यही जी चाहा कि अपनी धज्जियां उड़ाकर रख दे। गाड़ी वहां से गायब थी। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा था और मॉडल कॉलोनी शहर से तकरीबन 4 मील के फासले पर थी। चलना ही पड़ा। फिलहाल यहाँ रुकना नहीं चाहता था। सबसे बड़ी ख्वाहिश उस वक्त यही थी कि किसी तरह फरीदे को इन हालात से आगाह कर दे। चलता रहा। फिर ये इत्तेफाक ही था कि 1 मील पैदल चलने के बाद एक ऑटो रिक्शा खाली मिल गया। भागम भाग घर पहुंचा। फाटक ही पर नसीर से मुठभेड़ हुई। साहब लाइब्रेरी में हैं, उसने कहा, लेकिन सख्ती से मना किया है कि कोई राहदारी से भी ना गुजरे। कब की बात है? शाम को आपके जाते ही कोई साहब आए थे, उन्होंने लेकर लाइब्रेरी में चले गए थे। कौन साहब थे? पता नहीं। क्यों बकवास करता है? यकीन कीजिए साहब, वो पहले कभी नहीं आए। खैर, मैं देखूंगा। मैंने आपको आगाह कर दिया है, अब आप जाने। महज इसीलिए जागता रहा कि आपको आगाह कर दूं। आप आगाह कर फरमा चुके, अब हटिए सामने से, हमीद ने खुश्क लहजे में कहा और उसे एक तरफ हटाता हुआ आगे बढ़ गया। वो सोच रहा था कि एहतियातन पहले फोन पर राब्ता कायम करना चाहिए। फादर हार्ड स्टोन ही ठहरे, पता नहीं किस मूड में हो। अपने कमरे में पहुंचकर उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, डिस्टर्ब ना करो। लहजा इतना खराब था कि हमीद ने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया और बिस्तर पर गिरकर जूतों समेत सोने की कोशिश करने लगा। फिर पता नहीं कब आंख लग गई, बेखबर सोता रहा। आंख खुली तो जहन हवा में उड़ा जा रहा था और कानों में फोन की घंटी बज रही थी। झल्ला कर रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया। दूसरी तरफ से फरीदी बोल रहा था। हाँ, तो तुम क्या कहना चाहते थे? बोंगा, हमीद ने माउथ पीस में दहाड़ कर रिसीवर मेज पर फेंक दिया और फिर लेट गया कान दबाकर। फरीदी ने पुरतशवीश अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, बोंगा स्टेट का वजूद है और सरफजल मजीद वहाँ का हुक्मरान भी था। अब उसकी हैसियत एक बड़े जमींदार की सी है। आप जाती तौर पर वाकिफ हो उससे? नहीं। हमीद नाश्ते की मेज पर देर से पहुंचा था। तवक्को नहीं थी कि फरीदी से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन वो मौजूद मिला। ये और बात है कि उसके अंदाज में बेताल्लुकी पाई जा रही हो। ऐसा मालूम होता था जैसे नाश्ता करते वक्त अखबारात में खो गया है और फिर नाश्ते के वक्त भी उनसे निजात ना मिली हो। लेकिन हमीद तो बेचैन था कि किस तरह पिछली रात की कहानी उसको सुना दे। बात शुरू करने में क्या देर लगती। फरीदी खामोशी से सुनता रहा और फिर इतना ही बोला था कि उसे बोगा स्टेट और उसके वाली का इल्म है। हमीद मुंतजिर रहा कि शायद वो कुछ और भी कहे, लेकिन वो तो फिर अखबार में खो गया था। थोड़ी देर बाद उसने सर उठाकर कहा, आसिफ वाले केस के सिलसिले में एक नई बात मालूम हुई है। क्या? हमीद हमतन गोश हो गया। जिन जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ था उन्हें उनका मुआवजा किसी न किसी सूरत में मिल गया है। मैं नहीं समझा। किताब की कीमत, जिस दुकान से जितनी कॉपियां उठाई गई थी उनकी कीमत बजरिए पोस्टल आर्डर किसी गुमनाम आदमी की तरफ से उस दुकान पर पहुंच गई है। और उन जौहरियों का क्या बना जिनके जेवरात गायब हुए थे? हमीद साहब, मैं उस नजरिए का कायल नहीं हूँ कि एक गिरोह ही सारे काम अंजाम दे रहा है। वो कोई और है जो उस हंगामे से फायदा उठाते हैं। लेकिन ये बात भी काबिल गौर है कि आसिफ की मरम्मत हो जाने के बाद से फिर कोई केस नहीं हुआ। न वो किताब किसी स्टॉल से उठाई गई और न लूटमार की कोई वारदात हुई। जहन्नुम में झोंकिए सबको। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो लड़की लंगड़ों में क्यों इतनी दिलचस्पी लेती है। अजियत पसंदी की सबसे भयानक किस्म, अपोजिट सेक्स को जिनसी बेचारगी में मुब्तला कर देने का रुझान, अक्सर कत्ल गारत गिरी तक भी ले जाता है। ऐसी हस्तियां खुद भी आहिस्ता आहिस्ता गैर शऊरी तौर पर जिनसी जुनून में मुब्तला होती चली जाती हैं। ऐसे लोग अपना तख्ता मश्क बनाने के लिए या तो जिस्मानी अपाहिजों को तलाश करते हैं या जहनी अपाहिजों को। जहनी अपाहिज, ये नई इस्तिलाह सुनने में आ रही है। मैं जहनी अपाहिज उन्हें कहता हूँ जिनका कोई जज्बा किसी ख्याल के तहत अचानक सर्द पड़ जाता है, या ख्याल उस जज्बे पर इस कदर शिद्दत से हावी हो कि जज्बे के इजहार की राह में दीवार बन जाए। ये भी याद रखो कि जहनी अपाहिज बनाए जाते हैं इस किस्म की अजियत पसंद औरतें उसके लिए
अपोजिट सेक्स का कोई ऐसा फ़र्द मुंतखब करती हैं जिसके मुताल्लिक ये सवाल हो कि वो बाउसूल आदमी हो, वो उस पर बड़ी मेहनत करती हैं, इस तरह इसे पूरी तरह समझने की कोशिश करती हैं और फिर इंतहाई हैजानी लम्हात में उसके जहन की किसी दुखती हुई रग पर उंगली रख देती हैं और वो उसी लंगड़े की तरह बल खाता रह जाता है। ज़रा ठहरिए, हमीद हाथ उठाकर बोला, आखिर इतनी दर्दसरी क्यों मोल लेती हैं? ये वो औरतें हैं हमीद साहब जिन्हें अपने आसपास की ज़िंदगी में अपनी बेवकूफ़ी का शिद्दत से एहसास होने लगता है। अगर वो ज़हीन भी हुई तो इस किस्म के तरीके इख्तियार करके अपनी अना की तस्कीन करती हैं। जब वो किसी को जिनसी बेबसी में मुब्तला देखती हैं तो उन्हें अपनी अहमियत का एहसास होता है और वो अपनी घरेलू बेवकूफ़ी को थोड़ी देर के लिए भूल जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता यही चीज़ उनकी तस्कीन का ज़रिया भी बनती चली जाती है। यानी मुकाबिल को बेबसी में मुब्तला करते वक्त वो खुद जिस किस्म के हैजान में होती हैं वही उनके लिए सब कुछ होता है। बस कीजिए वरना मेरा दिमाग उलट जाएगा। मैं सीधा साधा आदमी हूँ और सीधी सादी औरतें मुझे पसंद आती हैं। आप ही जैसे हजरात ऐसी औरतें पैदा करते हैं हमीद साहब, फरीदी ने तल्ख लहजे में कहा। मुझे उन बेचारियों से हमदर्दी है, सदियों से ये उस एहसास का शिकार रही हैं कि उनका सिर्फ एक ही मुसर्रफ है, हालांकि उनकी भी शख्सियत होती है, एक सोचता हुआ जहन भी रखती हैं। अगर उनकी एक के अलावा दूसरी जिबलतों को नज़रअंदाज ना किया गया होता तो आज की बाज़ औरतें ऐसी जहनी या जिस्मानी बेराहरमी का हरगिज़ शिकार ना होती। घरेलू बेवकूफ़ी भी उन्हें उस राह पर ले जाती है। वो थोड़ी ही देर के लिए खुद को दुनिया की अहम तरीन औरतें महसूस करके एक तरह की तमानियत हासिल कर लेती हैं। बस साहब, हमीद दोनों हाथों से अपने कान बंद करता हुआ बोला, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता और फिर किसी ऐसी आदमी से औरतों के बारे में क्या सुनूं जिसका इल्म उसके मुताल्लिक महज किताबी है, तजर्बे का मरहून मिन्नत नहीं। तजर्बेकार साहब, किसी दिन अक्ल ठिकाने आ जाएगी। खुदा वो वक्त न लाए कि सोगवार हूँ मैं। लेकिन क्या मर्दों में ऐसे जानवर नहीं पाए जाते? यकीनन पाए जाते होंगे। आपने अपने बारे में भी कभी कुछ सोचा? अपने लिए फुर्सत का एक लम्हा भी मेरे पास नहीं। खैर, हमीद पाइप में तंबाकू भरता हुआ बोला, मैं इंतकाम लेना चाहता हूँ। किससे? सर फजल मजीद वालिय बोंगा स्टेट से। हमीद एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला, बकवास ना करो। आखिर वो मरदूद मुझे अपने साथ क्यों ले गया था? मैं क्या बता सकता हूँ, फरीदी ने कहा और फिर अखबार देखने लगा। खैर, मेरा मामला है, मैं ही देख लूंगा। आपकी कुव्वत परवास से मैं बाखूबी वाकिफ हूँ, फरीदी ने अखबार से नजरें हटाए हुए सर्द लहजे में कहा। आप देखेंगे? जी हाँ, यही देखूंगा कि हमीद साहब भी लंगड़ाते फिर रहेंगे। यकीनन उन लोगों तक पहुंचने का वाहिद जरिया यही है। मैं देखूंगा कि वो लड़की मेरी बेबसी से किस तरह महजूज होती है। ख्वाम का वक्त ना ज़ाया करो, प्लीज़ मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। उस मर्दूत ने मेरे साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया था। सोच लो, बारसूख आदमी होगा, वरना इस तरह खुले बंदों ना फिरता। अब शायद मुझे अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डालना पड़ेगा, हमीद ने नाखुशगवार लहजे में कहा। वो किस लिए फर्जंद? आपकी जुबान से ऐसा जुमला सुनना पसंद नहीं करता। अरे हम इसलिए पीछे हट जाएं कि कहीं वो बारसूख ना हो। लंगड़ा बनना इतना आसान नहीं है कि जितना कि हकलाना। मेडिकल एग्जामिनेशन लंगड़ेपन का पोल खोल सकता है, फरीदी ने कहा और कुछ सोचने लगा। क्या वो मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराने बैठेगा? हमीद थोड़ी देर बाद बोला, नामुमकिन तो नहीं है, और फिर ऐसी सूरत में जबकि वो तुम्हें बता भी चुका है कि लंगड़े उसकी लड़की की कमजोरी हैं। ये ना भूलो कि वो किसी न किसी जुर्म में भी मुलविस है, लिहाजा अपने करीब आने की कोशिश करने वाले हर नए आदमी को परखने का ख्याल जरूर आएगा उसके दिल में। तो फिर मैं क्या करूं, मुझे बताइए। खैर, अजराह हमदर्दी तुम्हारी टांग तोड़ देने की कोशिश करूंगा। जी? सचमुच लंगड़े हो जाओगे कुछ दिनों के लिए? क्या मतलब? एक टांग के पट्टे कुछ दिनों के लिए अकड़ जाएंगे और दुनिया का कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ना कह सकेगा कि पट्टों की नाकारगी मसनूई है। खट 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 बैसाखी फर्श पर बज रही थी और मैं पोल के डाइनिंग हॉल में रोजाना के बैठने वालों में चहमगोइयां हो रही थी कि आखिर ये होटल लंगड़ों का अड्डा क्यों बनता जा रहा है। पहले तो एक आता था, अब एक और आने लगा है। हमीद 3 दिन से आ रहा था, आज चौथा दिन था। वो पिछले दिनों उन दिनों से पहले वहां पहुंचता रहा था। हमीद आज देर से पहुंचा। रूही और तौकीर उससे पहले ही आ चुके थे। पिछले दिनों हमीद ने कतई कोशिश नहीं की थी कि रूही से 2 बातें ही कर लेने का मौका हाथ आ जाए, लेकिन उसने महसूस किया था कि वो उसमें दिलचस्पी ले रही है, होना भी चाहिए था।
वो तौकीर से कहीं ज्यादा खूबरू, जवान, लंगड़ा था। चेहरे पर फरीदी ने प्लास्टिक मेकअप किया था और हमीद की दरख्वास्त पर उसका भी खास ख्याल रखा था कि उसकी गुलफामियत असल से भी बढ़ जाए। आज भी रूही उसकी बैसाखी की खटखट पर चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी थी और तौकीर अपना निचला होंठ दांतों में दबाए कभी उसे घूरने लगता और कभी हमीद को। उनके करीब से गुजरते वक्त हमीद की बैसाखी आज की स्कीम के मुताबिक मेज के पाए से टकराई और वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि रूही ने जल्दी से उठकर उसका बाजू पकड़ लिया। तौकीर ने भी उठने की कोशिश की थी, लेकिन रूही ने तहकमाना अंदाज में उसे रोक दिया था। बाजू का सहारा दिए हुए उसने हमीद को अपनी ही मेज पर बैठने की पेशकश की। शुक्रिया मोहतरमा, हम तो रद्दी की टोकरी की चीज हैं, हमीद बैठकर हाँफता हुआ बोला और फिर इस तरह चारों तरफ देखने लगा जैसे अपनी इस हालत पर शर्मिंदा हो और ये मालूम करना चाहता हो कि लोगों ने उसे इस हाल में देखा तो नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, रूही ने खालिस हमदर्दाना लहजे में कहा। सोसाइटी का हर फर्द अपनी जगह अहमियत रखता है, लेकिन मेरी कोई अहमियत नहीं। हमीद के लहजे में दर्द था। क्यों जनाब, आपकी कोई अहमियत क्यों नहीं? तौकीर ने जहरीले लहजे में कहा। मैं इस भरी दुनिया में बिल्कुल तन्हा हूँ। शायर भी मालूम होते हो। तौकीर का लहजा अब भी तंजिया था। हमीद ने बज़ाहिर इसका कोई नोटिस ना लिया, लेकिन दिल ही दिल में कबाब होता रहा। अलबत्ता रूही के चेहरे पर कबीदगी के आसार थे और वो उसे बुरी तरह घूर रही थी। हमीद ने महसूस किया कि अब तौकीर उससे नजरें चुरा रहा है। मैं आपको कई दिन से यहाँ देख रही हूँ। दफतन वो हमीद की तरफ मुड़कर बोली। जी हाँ, आपकी वजह से। हमीद ने तौकीर की तरफ से इशारा किया। मेरी वजह से क्यों? तौकीर चौंक कर उसे घूरने लगा। खफा होने की जरूरत नहीं जनाब, हमीद ने मगमूम लहजे में कहा। आपके शहर में अजनबी हूँ और अपने ही जैसे अपाहिजों की तलाश हमेशा रहती है मुझे। दिल छोटा ना कीजिए, दुनिया इतनी बुरी जगह नहीं है, रूही बोली। मैं पैदाइशी अपाहिज नहीं हूँ खातून, दुनिया अच्छी तरह देखी है। 3 साल गुजरे, ये टांग बेकार हुई है। 3 साल से मैं उनकी शक्लें देखने को तरस गया हूँ जो हर वक्त मुझसे करीब रहने की कोशिश करते थे। तो क्या आपके सारे दोस्त आपको छोड़ गए? सब छोड़ गए। अब मैं हूँ और मेरे 3 मुलाजिम, एक सेक्रेटरी, एक बावर्ची और एक अटेंडेंट। बगरज इलाज यहाँ आया हूँ। इलाज? तो क्या ये काबिल इलाज भी है? अभी तक डॉक्टरों ने लाइलाज ही बताया है, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि यहाँ कोई ना कोई स्पेशलिस्ट जरूर मेरी मुश्किल हल करेगा। यकीनन यकीनन, रूही का लहजा बेहद हमदर्दाना था। हाँ तो जनाब, हमीद ने तौकीर को मुखातिब करके कहा, मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा साथ तो किसी ने भी नहीं छोड़ा, तौकीर ने सर्द लहजे में कहा। तौकीर, रूही ने उसे आंखें दिखाई। खैर खैर, तौकीर जबरदस्ती मुस्कुराकर अपना हाथ हमीद की तरफ बढ़ाता हुआ बोला। खातून रूही की यही ख्वाहिश है तो मैं भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। शुक्रिया जनाब। हमीद का लहजा बहुत ज्यादा दर्दनाक था। आप कुछ ख्याल ना कीजिएगा मिस्टर, रूही बोली। साजिद मेरा नाम है, हमीद ने कहा। तौकीर, दिल के बुरे नहीं है, मेरा नाम रूही है। बेगम बेगम तौकीर, मैं जरा जरा सी बात पर रंजीदा हो जाता हूँ। आप गलत समझे, रूही हंस पड़ी। ये मेरे शौहर नहीं है, सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ मोहतरमा, कोई बात नहीं। जब से यहाँ आया हूँ लोगों से बात करने को तरस रहा था। मुलाजमीन तो उसका मदावा हो नहीं सकते। जी हाँ कतई, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमें अपना बेहतरीन दोस्त पाएंगे। तौकीर बहुत अच्छे आदमी है, रूही बोली। फिर मुकामी डॉक्टरों की बात चल पड़ी थी, लेकिन वो फैसला ना कर सके कि किस डॉक्टर से उस सिलसिले में राब्ता कायम किया जाए। आप फिक्र ना करें साजिद साहब, रूही ने कहा, जो कुछ भी मुमकिन होगा आपके लिए किया जाएगा। शुक्रिया, हमीद बोला। अब वो एक जिंदा दिल आदमी की तरह चहक रहा था, लेकिन ये तब्दीली बतदरीज हुई थी। दूसरों को यही मालूम हुआ होगा जैसे दिल पर से गम के बादल आहिस्ता आहिस्ता छटे हों। कोठी शानदार थी। हमीद बैसाखी की मदद से तवील बरामदे में लंगड़ाता फिर रहा था। मैं पोल में रूही से मिल बैठने के बाद आज तीसरा दिन था। उसने वादा किया था कि वो आज उसकी क़यामगाह पर मिलेगी। हमीद सोच रहा था कि कहीं वो मरदूद भी ना साथ लगा चला आए। उस क़यामगाह का इंतज़ाम फरीदी ने किया था, मुलाजमीन भी उसी ने फराहम किए थे, और ये ऐसे अफराद थे जिनकी शक्लें हमीद ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनमें 2 कवी हकल मर्द थे और एक बूढ़ी औरत जो हमीद की सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देती थी। मर्दों में एक बावर्ची था और दूसरा ऊपर के काम करने वाला। एक का नाम ताहिर था और दूसरे का रशीद।
उस वक्त हमीद ये भी सोच रहा था कि ख्वामखा किस मुसीबत में पड़ गया। जाहिर था कि रूही के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 घंटे गुजारे जा सकते थे। उसके बाद बकिया वक्त को लंगड़ेपन की नज़र कर देना कहाँ की अक्लमंदी थी। यकीनन अक्लमंदी नहीं थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। कोशिश भी करता तो दूसरी टांग को जुम्बिश नहीं दे सकता। फरीदी ने कई घंटे तक उस टांग में किसी किस्म के सयाल की मालिश कराई थी और बड़े पुरयकीन अंदाज में कहा था, कम से कम 15 दिन के लिए बेकार हुए तुम। किसी दिन कोई लड़की ही तुम्हारी मौत का बाइस भी बनेगी। टांग बिल्कुल ही बेहिस होकर रह गई थी। बैसाखी के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकता था। उसे याद आया, फरीदी ने यह भी तो कहा था कि बड़ा से बड़ा मेडिकल एग्जामिनेशन भी उस पैर को कारामत साबित नहीं कर सकेगा। वो टहलता और सोचता रहा। ठीक 6 बजे रूही की गाड़ी कंपाउंड में दाखिल हुई। हमीद की बैसाखी की खटखट रुक गई। ओह मरदूद, वो तौकीर को भी गाड़ी में देखकर बड़बड़ाया। तौकीर भी उसके साथ आया था और वो उसे सहारा देकर गाड़ी से उतार रही थी। हमीद ने जल्द से जल्द अपना मूड ठीक कर लेने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हो गया। दोनों को ड्राइंग रूम में लाते वक्त उसने कहा, यह देखकर बेहद खुशी हुई है कि आप तौकीर साहब को भी साथ लाई हैं। इरादा तो नहीं था। वो तौकीर की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, लेकिन शर्त हो गई है उनसे। शर्त? कैसी शर्त? जरा इत्मीनान से बैठ जाएं तो बताऊं। ओह, ये बूढ़ी औरत कौन है? मेरी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी? रूही के लहजे में हैरत थी। जी हाँ। क्या कोई जवान औरत नहीं मिली थी? हमीद ने ठंडी सांस ली और उसकी आंखों में गम की एक लहर सी नजर आई। फिर किसियाने अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, अब मुझ में ताब नहीं रही। उस बीमारी से कबल एक जवान ही सेक्रेटरी थी, लेकिन मर्ज का हमला होने के बाद वो मुलाजमत छोड़ गई। तब से मैंने अहद किया है कि बूढ़ी ही औरत रखूंगा। वो मुझे माँ सा प्यार देती है। वो इस तरह कभी मुझसे अलग नहीं होगी कि मेरा दिल टूट जाए। वाकई आप बहुत दुखी हैं। तो फिर उस दौरान में अपना निचला होंठ चबाता रहा था। उसके खामोश होते ही बोल पड़ा, हमें वक्त न ज़ाया करना चाहिए। 6:45 का वक्त मुकर्रर हुआ था। कहीं चलना है? हमीद ने पूछा। हाँ, रूही ने मगूम लहजे में कहा, लेकिन मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम्हें दुख होगा और मैं तुम्हें मखूम देखना पसंद नहीं करती। वैसे मुझे यकीन है कि तौकीर ही को मायूसी होगी। क्या बात है? अभी नहीं बताऊंगी। जैसी आप लोगों की मर्जी। अच्छे दोस्तों के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। अगर कहीं 6:45 पहुंचना है तो हम कॉफी का एक एक कप तो पी ही सकेंगे। हाँ, अगर ये 15 मिनट के अंदर अंदर मुमकिन हो, तौकीर ने खुश्क लहजे में कहा। हमीद ने बूढ़ी औरत से कॉफी के लिए कहा और वो चली गई। मैं कितना खुश हूँ आप लोगों की आमद पर, बयान नहीं कर सकता। दोनों में से कोई भी कुछ न बोला। हमीद को उनकी ये खामोशी कुछ अजीब सी लग रही थी, लेकिन उसने कुछ पूछना मुनासिब न समझा। कुछ देर बाद उसने कहा, आपने किसी शर्त का तज़किरा किया था? फिलहाल हम इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। क्या एक दोस्त की हैसियत से तो मुझ पर एतमाद नहीं कर सकते? रूही ने कहा। सवाल ही नहीं पैदा होता बेएतमादी का। इतने में कॉफ़ी आ गई। शायद पानी पहले ही से तैयार था। कॉफ़ी ख़त्म कर लेने के बाद हमीद ने कहा, क्या मैं अभी अपनी गाड़ी निकलवाऊं? क्या ज़रूरत है, मेरी गाड़ी में चलो। कुछ देर बाद गाड़ी कंपाउंड से बाहर निकल रही थी। दोनों लंगड़े पिछली सीट पर थे और रूही गाड़ी ड्राइव कर रही थी। हमीद सोच रहा था कि खासी मशक्क़त खेज और दिलचस्प सिचुएशन है। हंसने को जी चाहा था, लेकिन फिर वक्त की नज़ाकत का ख्याल करते वक्त उस ख्वाहिश का गला घोट देने में ही मसलहत नजर आई। वैसे उसे उलझन भी थी। उस शर्त का ख्याल आया जिसका तज़किरा रूही ने किया था। तो क्या उस वक्त का सफ़र उसी शर्त से ताल्लुक़ रखता है? फिर थोड़ी ही देर बाद उसकी उलझन दूर हो गई। गाड़ी एक डॉक्टर के मकतब के सामने रुकी। तो ये बात है, उसने सोचा। तौकीर ने शायद उससे बना हुआ लंगड़ा साबित करने का बेड़ा उठाया है। अपनी मौजूदगी में तिब्बी मुआयना कराना चाहता है। ये एक माहिर मुआलिज है, रूही बोली। मेरा ख्याल है कि तुम्हारा माकूल इलाज कर सकेगा। हमीद कुछ न बोला। वो सोच रहा था, जरूरी नहीं कि फरीदी का हर दवा दुरुस्त ही साबित हो। कहीं ऐसा ना हो कि उस सयाल का असर ज़ाइल हो चुका हो जिसकी मालिश कुछ दिन पहले उस टांग में की गई थी। बहरहाल वो तनवा तकदीर होकर मुख्तलिफ किस्म के आलात से दो चार होता रहा। वैसे वो डॉक्टर के चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार जरूर महसूस करता रहा था। फिर कुछ देर बाद उसने डॉक्टर का रिमार्क भी सुना, मसल्स बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। कुछ शरियानें भी खुश्क हो गई हैं। यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये दोबारा चल सकेंगे या नहीं। हमीद ने देखा कि तौकीर का मुंह लटक गया है। रूही ने डॉक्टर की फीस अदा की थी और फिर गाड़ी में आ बैठे थे।
तौकीर कुछ ना बोला। उसने हमीद को मुतवज्जा करके कहा, तौकीर साहब का ख्याल था कि तुम पढ़ रहे हो ताकि दूसरों की हमदर्दियां हासिल कर सको। ओह, हमीद ने कहा और आंखें बंद करके पुश्तगाह से टिक गया। तौकीर होले होले उसका शाना थपक रहा था। भर्राई ही आवाज में बोला, मुझे अपने उस तोहम पर शर्मिंदगी है मेरे दोस्त। हमीद कुछ न बोला, अलबत्ता अपना निचला होंठ इस तरह दांतों में दबा लिया था जैसे उमड़ आने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा हो। मुनासिब यही है कि अब तुम अपनी जुबान न खोलो, रूही ने तौकीर को मुखातिब किया था। तौकीर सिर्फ खंगार कर रह गया। गाड़ी तेज रफ्तारी से रास्ते तय कर रही थी। अब हम कहाँ जा रहे हैं? तौकीर ने कुछ देर बाद पूछा। तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, रूही ने सर्द लहजे में जवाब दिया। क्यों? मैं आज साजिद को अपनी लाइब्रेरी दिखाऊंगी। मैं भी चलूंगा। तुम पहले ही देख चुके हो, इसलिए तुम्हारी मौजूदगी जरूरी नहीं। हमीद निचला होंठ दांतों में दबाए सोच रहा था कि देखिए अब क्या हो। फरीदी पुरतफक्कुर अंदाज में बोला, तो तुमने उसकी लाइब्रेरी देखी? ये लड़की मेरी समझ में नहीं आ रही। क्यों? घर ले गई और मुंह फुलाए बैठी रही। मैंने पूछा, लाइब्रेरी कब दिखाओगी? कहने लगी, मुझे डर है कि कहीं मुझे लंगड़ों से नफरत ना हो जाए। मैंने उस खदशे की वजह पूछी तो बोली, तौकीर ही की तरह तुम भी हासिल और कमीनी साबित हो सकते हो। वो चाहता कि मैं सिर्फ उसी तक महदूद रहूं। मैंने कहा, यह ज्यादती है। इस पर उसने सड़ा सा मुंह बनाकर कहा, कुछ दिनों बाद तुम भी मुझे अपनी मिल्कियत समझने लगोगे। हालांकि मुझे सिर्फ बेबसी से प्यार है। ये बेबसी मुझे किसी खारिशज़दा कुत्ते में भी नजर आ सकती है और मैं उसे भी गले लगा सकती हूँ। फरीदी सर हिलाकर दूसरी तरफ देखने लगा। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी क्या हैसियत है, हमीद झिंझलाकर बोला। क्या मतलब? इस केस में मेरी क्या हैसियत है? केस? फरीदी ने हैरत से कहा और फिर उसे घूरता हुआ बोला, मैंने ये दर्द सर महज तुम्हारी ख्वाहिश की बिना पर मोल लिया है। तुम फजल मजीद और रूही से इंतकाम लेना चाहते थे, तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरा वक्त ना बर्बाद करो। ये बताओ कि अब क्या चाहते हो? मेरी टांग का मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है। अब ज्यादातर उस लंगड़ेपन को बर्दाश्त नहीं। अब ज्यादा देर तक लंगड़ापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम उस खेल को फौरी तौर पर खत्म नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें खुद ही को लंगड़ा पोस्ट कहते करते रहना पड़ेगा। आखिर कब तक? हमीद, तुम होश में हो या नहीं? क्या तुम मेरी किसी स्कीम पर अमल कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर बैठा हूँ। बड़ी अजीब बात है, फरीदी मुस्कुराकर बोला। इस बार कुछ कर बैठने के बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, वरना अमूमन तुम उसके आदी रहे हो कि कोई हरकत कर बैठने के बाद ही। खुदा के लिए मेरे जहन को ज्यादा ना उलझाइए, हमीद बात काट कर बोला। अच्छा, तो फिर तुम भी खामोश बैठो, मैं इस वक्त कुछ सोच रहा हूँ। क्या उसी केस के बारे में? उस तस्वीर के दुश्मन के बारे में जो किताबों पर से सिर्फ टाइटल डिजाइन फाड़ ले जाता है। हमीद बुरा सा मुंह बनाए हुए पाइप में तंबाकू भरने लगा। पता नहीं किस तरह छिपता छिपाता फरीद तक पहुंचा था, लेकिन उसके अलावा और क्या हासिल कर सकता था कि बेकार हो जाने वाली टांग दोबारा कारामद हो गई थी। दूसरा सयाल अजीब था। जल्द से मिस हुआ ही था कि ऐसा लगा जैसे गोश्त और पट्ठों से गुजरता हुआ हड्डी से जा टकराया हो। फिर उसका रद्द अमल शुरू हुआ था और उसने महसूस किया था जैसे बेजान रगों और पट्ठों में खिंचाव पैदा हो गया हो। अब उस वक्त वो अपनी आर्जी क़यामगाह पर अपनी उस आर्जी तौर पर मफलूज हो जाने वाली टांग से बाकायदा तौर पर काम ले रहा था। क्लॉक ने जैसे ही 11 बजाए, किसी ने बाहर विजिटिंग बेल का बटन भी दबाया और तेज किस्म की आवाज से पूरी इमारत गूंज उठी। कौन हो सकता है, उसने सोचा। आज रूही भी नहीं आई थी, क्या इतनी रात गए वो आई होगी? बहरहाल मुलाजिम ने कुछ देर बाद आकर इत्तला दी कि रूही और तौकीर ड्राइंग रूम में उसके मुंतजिर हैं। हमीद ने स्लीपिंग गाउन पहना और बैसाखी संभाल कर ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा। आज हम दोनों बड़े ही अच्छे मूड में हैं, रूही उसे देखकर चहकी। बड़ी खुशी हुई, आपने करम फरमाया। मुझे भी नींद आ रही थी, हमीद बोला। बोर तो ना हो जाओगे? क्या बात करती हैं आप लोगों की सोबत से बोर हो जाऊंगा? तौकीर खामोश था। हमीद ने उसके चेहरे पर अच्छे आसार नहीं देखे थे। उस स्लीपिंग गाउन में तुम बड़े अच्छे लगते हो, रूही ने कहा और हमीद शर्मा जाने की एक्टिंग करता हुआ दूसरी तरफ देखने लगा। फिर तौकीर से नजरें मिली और झुक गईं। उसने तौकीर की आंखों में शदीद तरीन झल्लाहट देखी थी। लेकिन हम बेकार तो नहीं बैठेंगे, रूही ने कुछ देर बाद कहा। हमीद उसकी तरफ देखने लगा। मैं कहता हूँ, तौकीर की आवाज़ फंस गई। तुम कुछ भी कहते नहीं, कहते हो तो वह सुनने पर तैयार नहीं। जरूरी नहीं कि हम रोजाना एक ही किस्म की तफरीह करें। रूही, मम मेरा मतलब था। अच्छा अच्छा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती।
हमीद ने महसूस किया जैसे रूही का मूड बिगड़ गया। वो कुछ देर तक फूली बैठी रही, फिर गुर्राई हुई सी आवाज में बोली, तुम दोनों ही कान खोलकर सुन लो। मैं हमेशा अपने दोस्तों पर छाई रहने की आदी हूँ। जी हाँ, मैं समझता हूँ, आपके बारे में मेरा यही अंदाजा था, हमीद ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन मुझे तुम्हारा ये अंदाज ही पसंद नहीं। जब मुझे गुस्सा आता तो मेरा कोई दोस्त मेरे सामने मुस्कुराने की जरूरत नहीं करता। बड़ी मुसीबत है, हमीद मुस्कुराता हुआ बोला। क्या मुसीबत है? दूसरों को गुस्से में देखकर मुझे हंसी आती है। बकवास है, नामुमकिन। बचपन ही से इस बुरी आदत का शिकार रहा हूँ और अब तो ये फितरत सानिया बन चुकी है। बचपन ही से मेरे पापा मुझे डांटते थे तो मुझ पर हंसी का दौरा पड़ जाता था। मेरे साथ ये नहीं चलेगी, मजबूरी है मोहतरमा रूही। क्या कहा? रूही ने गजबनाक अंदाज में आंखें निकाली। हमीद हंस पड़ा। ये क्या नामाकूलियत है? दफतन तौकीर दहाड़ा और हमीद सहम जाने की एक्टिंग करता हुआ उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। क्या तुम बिल्कुल ही गैर सोहबत याफ्ता हो? तौकीर ने उससे पूछा। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मादाम रूही कह रही हैं कि उन्हें गुस्से में किसी की भी हंसी पसंद नहीं आती। मैं सुन रहा हूँ मिस्टर तौकीर। दफतन हमीद का मूड भी बदल गया। तुम अपना लहजा ठीक करो। तौकीर की आंखें गोया उबल सी पड़ी। तुम बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। दफतन रूही उसी पर उलट पड़ी और तौकीर हक्का बक्का रह गया। हमीद को भी उस पर हैरत हुई थी, लेकिन उसने उसका इजहार न होने दिया। तौकीर तो सन्नाटे ही में आ गया था। तुम दोनों ही एक दूसरे पर अपनी बर्तरी कभी न जताओगे, समझे? रूही ने मुरब्बियाना लहजे में कहा, फिर अपने गुस्से का इजहार किया। तौकीर ने सादाबंदाना अंदाज में सर झुका लिया था, लेकिन हमीद शरारत आमेज मुस्कुराहट के साथ रूही को देखे जा रहा था। तुम सचमुच बचपन में भी सरकश रहे होगे, रूही ने उससे कहा। लंगड़ेपन की वजह से मेरी रूह मुजमहिल नहीं हुई। कभी कभी वक्ती तौर पर पुरमज़्ज़ा हो जाता हूँ। पता नहीं क्यों मैं तुम्हें इतना पसंद करने लगी हूँ, वरना अपनी ख्वाहिशात के आगे सर न झुकाने वाले दोस्तों को जूते की नोक पर रखती हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ मादाम रूही जिन्हें औरतें जूते की नोक पर रख सकें। लड़कियों के नखरे नापसंद होने ही की बिना पर मैंने बूढ़ी सेक्रेटरी रख छोड़ी है। लेकिन पहले तो तुमने उसकी कोई और वजह बताई थी। मैं 5,000 लफ्ज फी मिनट की रफ्तार से झूठ बोल सकता हूँ। तुम तो बिल्कुल मुख्तलिफ साबित हो रहे हो मेरे अंदाजे से। मैं फिर कहता हूँ मादाम रूही, दफतन तौकीर बोल उठा, महज आपकी दोस्ती हासिल करने के लिए ये हमारी मैच के करीब लड़खड़ाया था। तुम फिर बोले मैंने कहा था खामोश रहना। मेरे ही छत के नीचे मेरी तौहीन कर रहे हो। हमीद तौकीर को घूरता हुआ बोला। मैं अब कुछ न कहूँगा, तौकीर ने बहुत ज्यादा झल्लाहट का मुजाहरा करते हुए कहा। आपके ख्याल से खामोश हूँ मादाम रूही, वरना बैसाखी मार कर इसके सर के 2 टुकड़े कर देता। हमीद हिन्ना कर बोला। तुम ऐसे ही मालूम होते हो, रूही मुस्कुराई। तौकीर कबाब होकर रह गया था उस रिमार्क पर। हमीद ने यही महसूस किया। कॉफी या चाय मादाम रूही? हमीद ने सिगरेट का पैकेट निकाल कर अपने लिए एक सिगरेट मुंतखब करते हुए कहा। लेकिन तुम सिगरेट पीते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, रूही मुंह बनाकर बोली। सिगरेट तो मैं नहीं छोड़ सकता। मैं कब कह रही हूँ? मैंने तो सिर्फ अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया था। मुझसे कभी कुछ कहकर देखिए, तौकीर बोला। तुम उल्लू हो, रूही ने लापरवाही से कहा और फिर हमीद की तरफ मुतवज्जा हो गई। हमीद ने तौकीर के चेहरे पर खिसियाहट महसूस की, लेकिन तौकीर अब उससे भी नजरें चुरा रहा था। दफतन विजिटिंग बेल की तेज आवाज एक बार फिर पूरी इमारत में गूंजी और रूही सवालिया अंदाज में हमीद को घूरने लगी। क्या और कोई भी है इतनी रात गए आने वाला? उसने उससे पूछा। कोई भी नहीं, आप दोनों के अलावा और किसी से यहाँ मेरी जान पहचान नहीं। तो फिर वो डैडी ही होंगे, वो बौखलाए हुए लहजे में बोली। कई दिनों से वो मेरी टोह में है। तो आखिर भी उस बात पर कुछ नर्वस सा नजर आने लगा। हमीद ने अहमकाना अंदाज में पलकें झपकाईं। ठीक उसी वक्त मुलाजिम ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और हमीद की तरफ किसी का विजिटिंग कार्ड बढ़ा दिया। ओह, ये कौन साहब है? आपने यही नाम तो बताया था अपने वालिद का, सर फजल मजीद। हमीद कार्ड पर नजर जमाए हुए बड़बड़ाया। खुदा रहम करे, अब मैं क्या करूं? रूही बड़बड़ाई। आप दूसरे कमरे में चली जाइए, हमीद ने तजवीज़ पेश की। लेकिन मेरी गाड़ी तो कंपाउंड में मौजूद है, वो किस तरह भी धोखा ना खा सकेंगे। अच्छा, तो फिर मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ, तो फिर भर्रा ही आवाज में बोला। हाँ, ये ठीक है, कम से कम ये तो होगा कि वो जुमला पूरा किए बगैर खामोश हो गई। हमीद ने भी बौखला जाने की एक्टिंग करते हुए पिछले दरवाजे की तरफ इशारा किया और तौकीर उठकर बैसाखी टेकता हुआ पर्दे के पीछे गायब हो गया। हमीद ने मुलाजिम से कहा, उन्हें यहाँ लाओ। मुलाजिम के चले जाने के बाद हमीद और रूही खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फजल मजीद कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें गुस्से से उबली पड़ रही थी। थोड़ी देर तक कहर आलूद नजरों से दोनों को देखता रहा, फिर बोला। अब ये दूसरा लंगड़ा? रूही, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।
डैडी प्लीज शट अप। आप ज्यादती कर रहे हैं। मैं कहता हूँ चुप रहो। अच्छी बात है तो खपा रही। क्या मतलब? क्या आपकी दोस्ती औरतों से नहीं? ना वो लंगड़ी है और ना गूंगी बहरी है। तो क्या मुझे उसका हक भी हासिल नहीं कि अपनी पसंद के आदमियों से मिल सकूं? अरे तो लंगड़े, आपको मेरे दोस्तों की तौहीन करने का हक हासिल नहीं। याद रखो, जायदाद से महरूम कर दूंगा। मेरी भी बहुत बड़ी जायदाद है, हमिद ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम चुप रहो जी। डैडी प्लीज, मैं इल्तिजा करती हूँ। रूही फिर ढीली पड़ गई। मैं आज इसका फैसला करके रहूंगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं साजिद से शादी करूंगी। क्या कहा? साजिद से शादी करूंगी? मैं तुम्हें अभी गोली मार दूंगा। जरा मार कर तो देखो। फौरन मैं भी खुदकुशी कर लूंगा, हमीद बोल पड़ा। बहुत बेहतर, पहले आप खुदकुशी कर लीजिए, फिर मैं उसे गोली मार दूंगा। सरफजल ने तंजिया लहजे में कहा। इतना उल्लू नहीं हूँ रूही, तुम्हें अभी और इसी वक्त यहाँ से चलना है। ये मुझसे शादी करना चाहती हैं, इसलिए मुझे हक पहुंचता है कि आपके उस रवैये पर एहतजाज करूं। हमीद चीख कर बोला। वो थप्पड़ रसीद करूंगा कि सारे दांत बाहर आ जाएंगे। हमीद ने जवाब में कुछ कहना मुनासिब न समझा, क्योंकि उसकी ताकत का अंदाजा पहले ही से था। डैडी डैडी डैडी, बको मत। मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी अगर आपने मुझे मेरा ये हक ना इस्तेमाल करने दिया। यानी एक लंगड़े से शादी का? बार बार साजिद की तौहीन ना कीजिए, मैं उसकी दूसरी टांग भी बेकार कर दूंगा। हमीद का दिल चाहा कि लंगड़ापन को बलाए ताक रखकर उस पर टूट पड़े, लेकिन फिर ये सोचकर रुक कि एक बड़ी दिलकश लड़की का बाप है, जहां था वहीं रुक गया। डैडी, मैं खुदकुशी कर लूंगी। बड़ी खुशी होगी मुझे अगर तुम ऐसा कर सको। आप समझते क्यों नहीं, साजिद भी काफी दौलतमंद है। फजल मजीद खामोश हो गया था। कुछ देर बाद खामोश रहा, फिर बोला। तौकीर से ज्यादा दौलतमंद नहीं होगा। अच्छा चलिए यही सही, लेकिन दौलतमंदी ही तो सब कुछ नहीं है। तो क्या तौकीर से ज्यादा लंगड़ा है? उसके डैडी ने बेहद दर्जी लहजे में कहा। खुदा के लिए डैडी, समझने की कोशिश कीजिए। तो फिर तौकीर से ज्यादा गधा होगा। डैडी शट अप, उसने चीख कर कहा और हमीद से बोला। क्यों शामत आई है तुम्हारी? ये लड़की सही दिमाग नहीं है, कल तक तो तौकीर पर जान देती थी। डैडी, वो वहशियाना अंदाज में चीखी। तुम पागल हो। फजल मजीद दहाड़ा। लंगड़ों की बेबसी से इक्तिसाब लिज्जत तुम्हारा महबूब मशगला है। डैडी, मैं बहुत भयानक हो जाऊंगी। क्या इससे भी ज्यादा, जितनी अब हो बनी नूए इंसान के लिए। साजिद, तुम उनके बहकावे में मत आना। ये हर कीमत पर कोई बहुत ज्यादा दौलतमंद दामाद चाहते हैं। मेरे पास करोड़ों की जायदाद है, हमीद ने छाती ठोक कर कहा। ओ हूँ तो तुम खुद ही जहन्नुम रसीद होना चाहते हो। नहीं, आपका फर्जंद रशीद होना चाहता हूँ। अब गुस्सा थूक दीजिए और मुझे गले लगा लीजिए। शायद तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। रूही अगर मेरी एक एक बोटी भी अलग कर देगी तो मुझे शिकायत ना होगी। फजल मजीद एक कुर्सी पर गिरकर हाँफने लगा। रूही सर झुकाए खड़ी थी और हमीद अपनी खोपड़ी से हिला रहा था। वो तो ये भूल गया था कि तौकीर दूसरे कमरे में मौजूद है। कुछ देर बाद वो हमीद की तरफ मुड़कर मुज़म्मिल आवाज में बोला। अच्छा, तुम दूसरे कमरे में जाओ। मैं रूही से उस मसले पर तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हरगिज नहीं। अगर आपने मेरी अदम मौजूदगी में उन्हें गोली मार दी तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, तो क्या तुम्हारी मौजूदगी में ऐसा नहीं कर सकता? फजल मजीद ने आंखें निकाली। चले जाओ साजिद, रूही गिर जाएगी। जो कुछ कह रहे हैं वही करो, इसी में हमारी आइंदा जिंदगी का इन्हिसार है। आप कहती हैं तो चला जाता हूँ, हमीद बैसाखी टेक कर उठता हुआ बोला। उसने अपनी आंखों में तशवीश के आसार पैदा किए थे और रहमखाना अंदाज में बारी बारी से उन दोनों की तरफ देखा था। फिर जैसे ही वह पर्दा हटाकर दूसरे कमरे में दाखिल हुआ, किसी ने झपट कर उसे दबोच लिया। बेख्याली में पहली टक्कर फर्श पर ले आई थी और हमला आवर उस पर सवार होकर उसका गला घोटने लगा था। हमीद उस हमले के लिए तैयार ना था। जितनी देर में वो खुद को संभालने की कोशिश करता, तौकीर की गिरफ्त उसकी गर्दन पर बहुत सख्त हो गई और अब तो वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। कानों में सीटियां सी बजने लगी थी, फिर आंखों में अंधेरा भी छाने लगा। दफातन उसने सर फजल मजीद की गरज सुनी। ये क्या हो रहा है? तौकीर, अलग हटो, उसे छोड़ो वरना गोली मार दूंगा। ये देखो, मेरे हाथ में रिवाल्वर है। हमीद की गर्दन पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। खड़े हो जाओ। फजल मजीद फिर गरजा। तौकीर उस पर से उठ गया। पीछे हटो, फजल मजीद दहाड़ा। अब तो हमीद भी उछलकर खड़ा हो गया। खुदा की पनाह, ये ये तो दोनों ही लंगड़े नहीं है, फजल मजीद ने कहा। खुद रखा हुआ दीवार से जा लगा। तौकीर का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था, आंखें उबली पड़ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी लाल लाल अंगारा जैसी आंखों से कुछ सुझाई ही न दे रहा हो। हमीद भी बैसाखी की मदद के बगैर अपने पैरों पर खड़ा था।
ये क्या हो गया? रूही दर्दनाक लहजे में बोली। मैं लंगड़ों से ज्यादा मुफीद साबित होऊंगा, हमीद तर्ज से बोला। तुम चाहोगे तो टांगे रखने के बावजूद भी तुम्हारे पीछे घसीटता फिरूंगा। तुमसे कभी ना पूछूंगा कि उससे पहले तुमने कितने लंगड़ों से मोहब्बत कर चुकी हो। चुप हो जाओ दगाबाज, रूही दांत पीस कर चीखी। बस उतर गया मोहब्बत का नशा? सरफजल ने भल्लाई आवाज में कहा। आप मुतमईन रहिए मोहतरम, हमीद जल्दी से बोला। शादी के बाद भी ये दो चार लंगड़ों से मोहब्बत कर सकेंगी, मुझे एतराज ना होगा। शट अप! रूही और उसका डैडी बैक वक्त चीखे थे। अबे तो चुप रहता है या नहीं? तौकीर फिर हमीद पर झपट पड़ा, लेकिन इस बार सरफजल ने कुछ ना कहा। रिवाल्वर वाला हाथ भी उसने नीचे झुका दिया था। हमीद इस बार पूरी तरह होशियार था। उसने बाईं जानिब हटकर उल्टा दाहिना हाथ उसकी कनपटी पर जड़ दिया, और ये हाथ ऐसा सधा हुआ था कि भैंसा भी अपनी जगह से हिल तो जरूर जाता, लेकिन तौकीर पर उसका कोई असर न हुआ। ऐसा मालूम हुआ जैसे वो हाथ किसी सुतून पर पड़ा हो। तौकीर फिर उसकी तरफ घूमा और हमीद ने पैतरा बदलने की कोशिश ही की थी कि तौकीर की टांग चल गई और वो लड़खड़ा कर दीवार से जा टकराया। दफातन सरफजल की आवाज गूंजी। मुझे बताओ कि तुम दोनों क्या बला हो, वरना जिंदा दफन कर दूंगा। तौकीर जहां हो वहीं ठहरो, मैं बड़ी बेदर्दी से गोली मार देता हूँ। मुझे समझने की कोशिश कीजिए डैडी, तौकीर ने नर्म लहजे में कहा। तुम्हें अब क्या समझने की कोशिश करो? साजिद तुम भी अपनी जगह ठहरो, हिलना नहीं वरना तुम जानो। हमीद दीवार से लगा खड़ा रह गया, क्योंकि सरफजल का रिवाल्वर फिर उन दोनों की तरफ उठ गया था। तौकीर नर्म लहजे में बोला, डैडी ये बात इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी कि मैं लंगड़ा नहीं हूँ। तो मैं जेल भिजवाऊंगा, सरफजल गुर्राया। इस पर तौकीर मुस्कुराकर बोला, जैसे मैं तो तुम्हारे करतूत से वाकिफ ही नहीं। हमीद ने सरफजल को चौंकते देखा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर तौकीर को घूर रहा था। फिर दफतन वो तौकीर के दिल का निशाना लेता हुआ बोला, मैं समझ गया, तुम कोई सरकारी जासूस हो। तौकीर हंस पड़ा और हमीद की तरफ हाथ उठाकर बोला, मैं तो नहीं, लेकिन ये जरूर है। क्या मतलब? मुझे शुबा था, इसीलिए उसकी नाकारा टांग का तब भी मुआयना कराया था, लेकिन डॉक्टर ने तो उसे नाकारा ही करार दिया था। रूही बोली, फिर भी आप देख ही रही हैं इसे। मैं तो तुम्हें भी देख रही हूँ, रूही जहरीले लहजे में बोली। तुम मुलाजमीन को देखो। फजल मजीद तौकीर और हमीद को घूरता हुआ रूही से बोला, मैं इन्हें यहीं खत्म कर दूंगा। बहुत एहतियात से डैडी, तुम बेफिक्र रहो, फजल मजीद ने कहा, और रूही कमरे से चली गई। हमीद ने अभी तक तौकीर के चेहरे पर बेइत्मीनानी या उलझन के आसार नहीं देखे थे। वह इस तरह खड़ा था जैसे किसी बहुत ज्यादा दिलचस्प गुफ्तगू में हिस्सा ले रहा हो। दफातन उसने हंसकर कहा, सर फजल, मैंने रूही के एहतराम में तुमसे खुलकर गुफ्तगू नहीं की थी। तुम कम से कम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। क्या मतलब? तुम आखिर सरकारी जासूसों से क्यों खाइफ हो? हमें सरकारी जासूसी से समझकर मार क्यों डालना चाहते हो? तुम क्या कहना चाहते हो? फजल मजीद गुर्राया। यही कि मामूली सी मुशाबहत हर एक को धोखा नहीं दे सकती। क्या मतलब? तुम सर फजल मजीद साबिक वाली बोंगा स्टेट नहीं हो। आहम, फजल मजीद ने तवील सांस ली। लेकिन तुम उसकी परवाह ना करो, मुझे रूही से भी अंदाजा मोहब्बत है, और मैं कानूनी तौर पर उसे अपना बनाना चाहता हूँ। बकवास कर चुके तुम, अब मुझे भी कहने दो। मैं सुन रहा हूँ, तौकीर नर्म लहजे में बोला। तुम भी कोई अच्छे आदमी नहीं मालूम होते, वरना लंगड़ेपन का ढोंग क्यों नचाते? मैं कब कहता हूँ कि मैं अच्छा आदमी हूँ? लेकिन मैं फजल मजीद वाली बोंगा स्टेट ही हूँ। तौकीर ने जहरीला लहजा तौकीर ने जहरीले लहजे में क़हक़हा लगाया और बोला, मेरी मालूमात बहुत वसी हैं दोस्त। सर फजल मजीद उस वक्त मगरबी बर्लिन में इलेक्ट्रॉनिक्स में सर खिपा रहा होगा। मैं अब तुम्हें किसी कीमत पर भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इतना अहमक नहीं हूँ कि इतनी आसानी से मार लिया जाऊं। मेरा नाम तौकीर है, और ये भी सुनो कि तुम्हारे करतूतों से भी बाखूबी वाकिफ हूँ। बेगम नसीर के पर्स से तिजोरी की कुंजी ने तुमने ही पार की थी। याद करो, जब मैंने तुम लोगों को अपने पकाए हुए मुर्ग खिलाए थे और पहली बार मेरा तारुफ तुम लोगों से हुआ था, उसी दिन बेगम नसीर की तिजोरी से हीरो के दो हार गायब हुए थे। रूही की वापसी तक बकवास कर लो, वो मुलाजमीन का इंतजाम करने गई है। उसके बाद ये रिवाल्वर बेआवाज है, नाल पर चढ़ा हुआ साइलेंसर तो तुम पहचानते ही होगे। तेज आदमी मालूम होते हो। मैं तुम्हें अपने बिजनेस पार्टनर बनने की पेशकश भी करता हूँ। तो फिर मुस्कुराया। बिजनेस पार्टनर? हाँ, बहुत लंबा बिजनेस है मेरा, अरबों तक नौबत पहुंच जाती है बाज औकात। जरा मैं भी तो सुनूं। पूरे मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट के कुछ हिस्सों का बेताज बादशाह समझ लो मुझे। मंशियात की तिजारत? सरफजल ने पूछा। मंशियात के अलावा भी सोना और जवाहरात? फिर ये कौन है? सरफजल ने हमीद की तरफ इशारा किया। इतने में रूही वापस आ गई। क्या रहा? सरफजल ने पूछा। जवाब में रूही ने कहा, बेहोशी मिला दी थी कॉफी में, तीनों बेहोश पड़े हैं।
वेरी गुड, अब मेरे पीछे खड़ी हो जाओ, मैं उन दोनों का खात्मा किए देता हूँ। खतरनाक लोग मालूम होते हैं, हमने बड़ा धोखा खाया। आखिर तुम किस तरह मुतमईन हो सकते हो? तौकीर ने पुरसुकून लहजे में पूछा। अगर मैं तुम्हारे बयान पर यकीन भी कर लूँ और तुम्हारा पार्टनर पार्टनर बनना भी मंजूर कर लूँ, तो उसकी क्या जमानत है कि तुम बात को मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश ना करोगे? तौकीर किसी सोच में पड़ गया, फिर बोला, इसकी तदबीर भी हो सकती है। हम दोनों ही अपने अपने जुराइम के इतराफनामे एक दूसरे के हवाले कर दें। इस तरह हम दोनों ही को कबर एक दूसरे से इस तरह हम दोनों ही की कोर एक दूसरे से दबती रहेगी। चलो ये ठीक है, बहुत अच्छी तजवीज़ है। सरफजल सर हिलाकर बोला। लेकिन ये भी जहन नशीन कर लो कि मैं सब कुछ रूही के हुसूल के लिए कर रहा हूँ। क्या हर्ज है डैडी? रूही बोल पड़ी। बकिया दुनिया के लिए तो ये उसके बाद लंगड़े ही रहेंगे, मैं भी लंगड़ा समझूंगी। बड़ी आला नस्ल की कुतिया मालूम होती हो, हमीद भर्रा ही आवाज में बोला। शट अप! सरफजल और तौकीर बैक वक्त दहाड़े और फिर सरफजल गुर्राया। क्यों ना उसे ख़त्म कर दें? अभी नहीं, तौकीर ने हमीद को घूरते हुए कहा। अभी तो ये देखना कि यह हकीकतन कौन है, तो फिर इसे बांध कर यहीं डाल दें, और जो बात जुबानी तौर पर आई है उसे तहरीर में आ जाने के बाद इसे देख लेंगे। जरा ही सी देर में रूही और तौकीर ने उसे बांधकर एक तरफ डाल दिया। हमीद बड़ी घुटन महसूस कर रहा था। लड़ जाना चाहता था, लेकिन अपनी जानिब उठे हुए रिवाल्वर की नाल भी उसे साफ नजर आ रही थी। रूही ने अपने वेंटी बैग से कलम निकाला और फिर शायद कागज की तलाश में बाहर चली गई थी। तौकीर और सरफजल खामोश खड़े थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही सादा कागज की शीट लिए अलग अलग बैठे नजर आए। उनके कलम तेजी से चल रहे थे। 15 मिनट बाद दोनों ने तहरीरों का तबादला किया और उन्हें बगौर पढ़ने लगे। बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं, तौकीर तवील सांस लेकर बोला। तुम किससे कम हो? सरफजल मजीद उसे तहसीन आमेज नजरों से देखता हुआ बोला। दोनों ने एक दूसरे के इतराफनामे तय करके जेब में रख लिए। दोस्ती का हाथ, तौकीर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला। सरफजल ने गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा। ताकत दिखा रहे हो, क्या हर्ज है? तौकीर मुस्कुराया। रूही अक्सर तुम्हारी जिस्मानी कुव्वत की कहानियां सुनाती रहती है। हम एक दूसरे के जुराइम से तो वाकिफ हो ही गए हैं, क्यों न एक दूसरे की ताकत का भी अंदाजा कर लें। मुझे कोई एतराज नहीं है तौकीर साहब, सरफजल ने कहते हुए झटका दिया और तौकीर उससे आ टकराया। फिर दूसरा धक्का उसे सामने वाली दीवार तक ले गया। हमीद ऐसी पोजीशन में पड़ा हुआ था कि उन्हें बखूबी देख सकता था। उसने तौकीर की आंखों में शदीद तरीन झल्लाहट के आसार देखे। वो कुर्राता हुआ सरफजल की तरफ बढ़ा। अब मेरा भी एक हाथ संभालो, मैं गाफिल था। आओ आओ, सरफजल ने पुरसुकून लहजे में कहा। उधर रूही हमीद की तरफ झपटी और उसके सराहने बैठकर उसका सर अपने दानों पर रख लिया और सर सहलाती हुई बोली। उन्हें जोर आजमाई करने दो। उस वक्त तो तुम लंगड़ों से भी बदतर नजर आ रहे हो, इसलिए मुझे तुम पर प्यार आ रहा है। तुम कुतिया से भी बदतर हो, अपनी मिसाल आप, अपनी किस्म की पहली लड़की। मुझे बड़ा नाज था अपनी उस सलाहियत पर कि मैं औरतों को समझ सकता हूँ, लेकिन अब मैं अपने अंजाम से बेपरवाह होकर सिर्फ तुम्हें समझना चाहता हूँ। और ये क्या? ये तो सचमुच मरने मारने पर आमादा नजर आ रहे हैं। इधर मत देखा इधर मत देखो तुम, रूही ने बदस्तूर से उसको सर सहलाते हुए कहा। बहुत अच्छे लग रहे हो उस वक्त, बहुत प्यारे। काश मैं डैडी की मौजूदगी में तुम्हें प्यार कर सकती। मारना है छोट। काश मेरे हाथ आजाद होते और मैं तुम्हारा गला घोंट सकता। इसी वजह से तो प्यारे लग रहे हो कि तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। ये क्या कर रहे हो? दफतन तौकीर चीखा। अब तुम्हारे दोनों पैर बेकार कर रहा हूँ तौकीर। सरफजल की आवाज सुनाई दी, साथ ही एक बहुत ही करीहा चीख भी कमरे की महदूद फिजा में गूंजी। ये सब कुछ हो गया, लेकिन रूही हमीद का सर सहलाती रही। मैं पागल हो जाऊंगा, हमीद बड़बड़ाया। डैडी ने उसके दोनों पैर बेकार कर दिए, अब मैं उसे पहले से ज्यादा चाहूंगी। टखने उखाड़ दिए होंगे, इस फन के माहिर हैं डैडी। इतना कहकर उसने जो हमीद के सर को नीचे से जाने हटाया तो हमीद की आंखों में तारे नाच गए। सर फर्श से टकराया था, फिर वो शदीद तरीन तकलीफ में मुब्तला होने के बावजूद भी हंस पड़ा, क्योंकि अब वो तौकीर का सर अपने जानों पर रखे सहला रही थी। तौकीर की आंखें खुली हुई थी और वो फर्श पर चित पड़ा था। सरफजल करीब भी खड़ा कह रहा था। वाकई तुम बहुत जियाले हो तौकीर, की बेहोश नहीं हुए। तुम्हारे दोनों टखने उखड़ गए हैं और तुम उस वक्त तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकोगे जब तक वो बिठा ना दिए जाएं। लेकिन वो कुछ देर पहले वाले फजल मजीद की आवाज़ तो नहीं थी। क्या? हमीद के हलक से अजीब सी आवाज़ निकली। फिक्र की बात नहीं है फरजंद, उसने फरीदी की असल आवाज़ सुनी। तौकीर का यह ख्याल कैसे गलत हो सकता है कि मैं फजल मजीद का नकल हूँ? यानी ये तौकीर
हाँ, अरसा हुआ उसने कहा था कि उसके खिलाफ कभी कोई जुर्म साबित ना किया जा सकेगा, और फिर उसने ये बात मुझसे कही थी, लिहाजा तुम देख ही चुके हो कि उसने खुद ही अपने जुराइम की फहरिस्त अपने दस्तखत समेत मेरे हवाले की है। तू कौन है? तौकीर फंसी फंसी सी आवाज़ में चीखा। अहमद कमाल फरीदी, और मेरा ताल्लुक मरकजी महकमा सुराग रसानी से है। फिर वहाँ कब्रिस्तान का सा सन्नाटा छा गया। रूही भी तौकीर के पास से हटाई थी। और ये कुछ देर बाद फरीदी बोला, कैप्टन साजिद हमीद मेरा असिस्टेंट है। लेकिन रूही, हमीद हकलाया। लेडी इंस्पेक्टर, देखा तुम कितने अहमक हो, करीब से भी उसे मेकअप में नहीं पहचान सकते। जी, हमीद जले कटे लहजे में बोला। अब मुझे आपके उस कमाल की तकरीबन 1000 बार तारीफ करनी चाहिए। दूसरे दिन कर्नल फरीदी हमीद से कह रहा था, तुम उल्लू हो। मैं जब और जिस तरह चाहूँ तुम्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर बराह रास्त तुम्हें उस काम पर मामूर करता तो तुमसे हिमाकतें सरजद होती। ना तुम रूही में अजनबियत महसूस कर सकते और ना अदाकारी में हकीकत का रंग भर सकते। लेखा महज तुम्हें दिखाने ही के लिए उन लोगों की राह रोकती थी जो उस दीवानों को पकड़ने की कोशिश करते थे। मकसद था किसी तरह तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करे और तुम उसके पीछे लग जाओ। आलेक्चो वाला धमाका उसी मकसद में मजीद जोर पैदा करने के लिए हुआ था। अलबत्ता आसिफ पर जहरीला मादा मुजरिमों ही ने फेंका था। ये एक लंबी कहानी है हमीद साहब, 5 साल से चल रही थी। मुख्तलिफ औकात में उसकी कड़ियाँ भी मिलाता रहता था। तो आखिर यहाँ का एक बहुत बड़ा ताजर था, मिडिल ईस्ट में रहता था और कभी यहाँ आ जाता था। 5 साल पहले की बात है कि लंगड़ा बनकर वापस आया। मशहूर किया कि उस पर फालिज का हमला हुआ था, एक टांग बेकार हो गई। इस बार वो मंशियात की नाजायज तजारत का जाल फैला कर आया था। इस तरह के आम कारकुनों को इल्म ना हो सके कि तजारत का असल मालिक कौन है। मैंने छानबीन की तो सिलसिला तौकीर तक पहुंचा, लेकिन कोई वाज़ह सबूत न था उसके खिलाफ। और फिर ये एक मिनिस्टर का भतीजा भी था। दाल ना गल सकी। मुझे यकीन था कि वो लंगड़ा भी नहीं है, लेकिन बगैर कोई सबूत हाथ आए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी नहीं कराया जा सकता था। लिहाजा मैंने ये तदबीर इख्तियार की। लंगड़ा बन जाने के बाद से वो औरतों की सोबत को तरस गया था, लेकिन गोशा नशीनी इख्तियार करने के बाद से वो किसी ऐसी औरत की तलाश में था जो उससे मोहब्बत भी कर सके। मैंने खुद को सर फजल मजीद की हैसियत से उसके हल्के अहबाब में मुतारिफ कराना शुरू किया। रेखा मेरी बेटी बनी। ढके छुपे अंदाज में तौकीर पर यह भी जाहिर करता रहा कि मैं भी एक आदि मुजरिम हूँ। उधर रेखा भी उसमें दिलचस्पी लेती रही और वो उस पर हजार जान से फरिश्ता हो गया। उसकी हालत तो तुम देख ही चुके हो। रेखा को मैंने महज इसलिए शरीक किया था कि इस केस में तौकीर कभी और किसी मौके पर अपने मसनूई लंगड़ेपन को भूल जाए। बस उसी जगह वो पूरी तरह मेरी गिरफ्त में आ जाता। मेरा ख्याल था कि औरत से मुताल्लिक फितरी तकाजे उसे उस किस्म की बौखलाहट में मुब्तला कर सकेंगे कि वो किसी नुक्ते पर अपना लंगड़ापन कतई भुला बैठे। लेकिन तुम उसे उस रात देख ही चुके हो कि किस तरह अपना लंगड़ापन बरकरार रखे था। उस रात वो सब कुछ पहली बार नहीं हुआ था। लेखा उससे पहले भी उस किस्म के हरबे उस पर इस्तेमाल कर चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि वो रकाबत ही का जज्बा होगा जो उसे रास्ते पर ला सके। लिहाजा तुम्हें इस तरह उलझाने की कोशिश की गई कि तुम्हें असल बात का इल्म ना हो सके। अगर सचमुच मेरा दम घुट जाता तो, हमीद ने जलकर कहा। इतनी मोहलत कब देता उसे? सब कुछ मेरे अंदाजे के मुताबिक हुआ था। तस्वीर और तस्वीर के दुश्मन का क्या चक्कर था? वो चक्कर भी तौकीर ही का चलाया हुआ था, लेकिन मैंने उसकी तरफ से कतई आंखें बंद कर ली थी। मंशियात की नाजायज तकसीम की रोकथाम के लिए अरसे से शहर में सफ़ेद पोश कांस्टेबलों का जाल बिछा हुआ था। कुछ दिनों तक तो तौकीर का गिरोह तकसीम कारों की दुश्वारियों में मुब्तला रहा। फिर उसने ये तदबीर की, दीवाना किताब उठाकर भागता था और वहाँ के सफ़ेद पोस्ट कांस्टेबल भी उसके पीछे दौड़ पड़ते थे, और वो गिरोह वालों को मौका मिल जाता था कि मंशियात के स्टॉक अड्डों तक पहुँचा दें। लेकिन वो लोग लूट मार, मेरा ख्याल है कि मामूली चोरों और उचक्कों की भी बनाई थी उस मौके पर। तौकीर का गिरोह उसमें पड़कर मजीद खतरात मोल लेने की जुर्रत ना करता। बहरहाल उस दीवाने को बहुत ज्यादा पुरस्कार बनाने के लिए एक मुसन्निफ की एक ही किताब की कॉपियां उठवाई जाती रही हैं, और किताब का सिर्फ सरबरा फाड़ा जाता और किताब की कीमत भी किसी न किसी तरह दुकानदार को भिजवा दी जाती। ये सब महज इसलिए था कि पुलिस इस मुअम्मे को हल करने के चक्कर में पड़ी रहे और वो लोग बआसानी नशावर चीज़ें तकसीम के अड्डों तक पहुंचाते रहें। बहरहाल तौकीर गिरफ्त में आ ही गया है। उसका इतराफ़ जुर्म तहरीर की शक्ल में मेरे पास मौजूद है, और उस कमरे की सारी कहानी टेप रिकॉर्डर पर भी रिकॉर्ड होती रही थी। अगर उसने इतराफ़नामे को पुलिस की जबर का नतीजा साबित करने की कोशिश की थी तो रिकॉर्ड किया हुआ टेप उसे एक कदम भी आगे न बढ़ने देगा। उस साहिली होटल में एक जहाज रात से आपका झगड़ा क्यों हुआ था? हमीद ने पूछा। वो सारा सेटअप तुम्हें उलझाने के लिए था। वो चारों जहाजरां ब्लैक फोर्स के मेंबर थे। स्कीम ये थी कि वो पिटकर तुम्हारी गाड़ी ले भागेगा और तुम मजबूरन मेरी गाड़ी में ही आ बैठोगे,
और मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो दिखाना चाहता था। उसका इंतजाम भी पहले ही से कर लिया था कि वहाँ कोई तीसरी गाड़ी पार्क ना होने पाए। अल्लाह रहम करे मेरे हाल पर, हमीद ठंडी सांस लेकर बोला। अब एहसास हुआ है कि मैं एशिया का अजीम तरीन बुद्धू हूँ। हमीद ऑफिस के कंपाउंड के फाटक पर लेडी इंस्पेक्टर रेखा का मुंतजिर था। वो स्कूटर पर आती थी। हमीद का इरादा था कि वो आसिफ तक पहुंचने के लिए उसका स्कूटर इस्तेमाल करे और इस तरह करे कि वो स्कूटर चला रही हो और हमीद तमाशा बना उसके पीछे बैठा हुआ नजर आए। और उस ख्वाहिश का ताल्लुक किसी महकूमती कार्रवाई से नहीं था, बल्कि वो आसिफ की आयत से पहले बहुत ज़्यादा खुश तबी का मुजाहरे का मूड बनाना चाहता था। जैसे ही रेखा का स्कूटर करीब पहुंचा, हमीद ने बौखलाए हुए अंदाज में दोनों हाथ उठाए। उसे स्कूटर रोकना पड़ा। इस वक्त कंपाउंड में कोई गाड़ी मौजूद नहीं। बेहद ज़रूरी है कि आसिफ से कुछ बात मालूम की जाए। चलो मेरे साथ, हमीद ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। मैं क्यों जाऊं, तुम गाड़ी ले जाओ। मेरे बाजुओं में सख्त दर्द हो रहा है, हैंडल को सही तौर पर ग्रिप नहीं कर सकूंगा। अच्छा तो बैठो, वो झल्ला कर बोली। स्कूटर दूसरी तरफ मुड़ ही रहा था कि रेखा बोली, मेरे जिस्म से अलग ही रहना। और परसों रात जो सर सहला रही थी मेरा जानों पर रखे, हाँ ठीक है, वो तो डैडी का खौफ था। शट अप। अच्छा ये बताओ, अगर वो सचमुच अपने पैरों पर कभी खड़ा हो गया होता तो क्या होता? सोचे जाओ अहमकों की तरह। काश में लंगड़ा ही होता, कम से कम शादी पर तो राजी हो गई थी। शट अप। इस मेकअप में फिर कभी मिलोगी? जरूर जरूर, हाय अरे क्लिश। जरूर जरूर, हाय अरे। लो, क्लिच वायर टूट गया। स्कूटर सड़क के किनारे रुक गया। हमीद उतर पड़ा। अब क्या करें, यहाँ आसपास किसी ऑटो पार्ट डीलर की दुकान भी नहीं। अब तुम उसे खींच कर ले चलो। मैं खींचूं? अरे वो देखो उस तरफ, आदिल ऑटोज, वो रही दुकान। दौड़कर क्लिच वायर ही ले आओ। लगाएगा कौन? दुकानदार से मालूम कर लेना, हो सकता है वहीं कोई लगा दे। और फिर उसका लगाना कौन सा बड़ा मुश्किल काम है। हमीद ने झपट कर सड़क पार की और फिर जो मुड़कर देखा तो अहमकों की तरह देखता ही चल रह गया। देखा ना, दोबारा स्कूटर स्टार्ट किया था, ये जा वो जा, देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गई। खुश तभी रुखसत हो गई। पहले तो जहन पर खिसियाहट का हमला हुआ, फिर झुंझलाहट ने रहे सहे मूड का भी बड़ा गर्क कर दिया। आसिफ की इयादत को तो जाना ही था, क्योंकि फरीदी की तरफ से उसके लिए हिदायत मिली थी। एक ऑटो रिक्शे में आसिफ तक पहुंचा। वो चित लेटा हुआ था, एक आंख पर पट्टी बंधी थी। चेहरे की हालत अबतर ही थी। अभी आंवले खुश्क हो चुके थे, लेकिन उसकी मटियाली रंगत ने चेहरे को अजीब सा बना दिया था। हामिद को देखते ही वो गुर्राया, चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं। मुझे तो जरूरत है कि बखैर आफियत रहूं। हुक्म मिला है कि आपकी आयादत तो जाऊं, लिहाजा हाजिरी दे रहा हूँ। तुम लोगों का ये कमीनापन जिंदगी भर याद रहेगा। आप खामखा अपने साथ मेरा जहन भी तबाह कर रहे हैं। इस गिरोह के एक कारकुन का तहरीरी बयान मौजूद है, जिसने आप पर जहरीला मादा फेंका था। मकसद सिर्फ यही था कि पुलिस इस दीवाने का मामला हल करने में लगी रहे। वो लड़की पकड़ी गई या नहीं? मैं पकड़ा गया, और वो लड़की मेरा सर सहला रही थी, और अभी कुछ देर पहले ही मुझे भी छोड़ भागी है। क्या मतलब? अब आप जल्दी से अच्छे हो जाइए, फिर सारे प्राइवेट हालात खोल खोल कर बयान कर दिए जाएंगे। आसिफ बुरा सा मुंह बनाए पड़ा रहा, और हमीद सोच रहा था कि अयादत में कम से कम इतना वक्त तो सिर्फ किया जाना चाहिए। खत्म शुद्ध।